अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब इस वक्त हम मिड फरवरी में पहुंच चुके हैं और 9 मार्च को आपका कैफ 3 का एग्ज़ामिनेशन इंशाअल्लाह ड्यू है। सो इट्स आलमोस्ट लेस दैन अ मंथ टाइम जब हम कहते हैं कि आपके कैफ के एग्ज़ाम में रह गया हुआ है। जैसे कि इस वक्त सारे बच्चे ज़बरदस्त किस्म की रिवीजन में और अपनी प्रैक्टिस में बार बार रिवीजन में प्रैक्टिस में एंगेज हैं। तो मैंने जैसे रेगुलर क्लास के बच्चों से भी प्रॉमिस किया था और इन जनरल स्टूडेंट पॉपुलेशन के लिए भी कैफ 3 की पॉपुलेशन के लिए भी आई थॉट कि हम कुछ कैफ 3 के ऊपर कुछ बात कर सकें ऐसी जो कि आपको जो रिमेनिंग पीरियड तकरीबन 3 हफ्ते से कुछ ऊपर रह गया हुआ है, इसमें आप उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके अपने स्कोर में कोई 5, 7, 8, 10 नंबर का इजाफा ला सकें। तो ये वीडियो में जो मैं कुछ सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ इंशाअल्लाह आएंगी जिसमें मैं आपको रिवीजन के रेफरेंस कुछ बात करूँगा, कुछ प्रैक्टिस के रेफरेंस से बात करूँगा और फाइनली एग्ज़ाम टेक्निक्स के रेफरेंस से कि आपको 3 घंटे 15 मिनट कैसे गुजारने चाहिए। और उसके लिए हम इस सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ में मोस्ट रीसेंट अटैम्प्ट जो हमारी गुजरी है ऑटम 22 की, उसके पूरे पेपर को आई विल ट्राई कि मैं स्टूडेंट हूँ अगर मैं क्लासरूम में एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हूँ तो मैं इस पेपर को कैसे लेकर चलता 3 घंटे 15 मिनट, पहले 15 मिनट में क्या करना चाहिए, आखिरी 3 घंटे में क्या करना चाहिए, तो वो वहाँ तक हम इस सीरीज़ को लेकर जाएंगे। तो आज इस कैफ 3 से रिलेटेड सीरीज़ की जो पहली हमारी वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिवीजन, प्रैक्टिस एंड एग्ज़ाम स्ट्रेटजी। जिन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है आने वाले 2 से 3 हफ्ते में ताकि आप बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन के साथ एग्जामिनेशन हॉल में एंटर हों। क्योंकि एक चीज़ ज़हन में रखें, जितनी अच्छी आपकी प्रिपरेशन होगी उतनी अच्छी आपकी एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस आप दे पाएंगे। और प्रिपरेशन के लिए यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, यू हैव टू बी वेरी टारगेटेड एंड डिसिप्लिन। मैं बार बार क्लास में भी ये वर्ड बच्चों से बोलता हूँ कि यू हैव टू लर्न हाउ टू डिसिप्लिन योर सेल्फ इन योर स्टडीज़। अगर आप डिसिप्लिन हैं, ऑर्गेनाइज हैं, तो ही आप बड़ी आसानी से सीए को ऐसे करके कर पाएंगे। अगर आप डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज नहीं हैं, अगर आपके जहन में टारगेट्स नहीं है, आपने कहाँ तक जाना है, क्या क्या काम आपको करने हैं पेपर पास करने के लिए, तो प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे अक्सर बच्चों के जहन में चीज़ें नहीं होती। जैसे मुझे कल एक बच्चे का जहन में एक क्वेश्चन आया व्हाट्सएप ग्रुप में किसी कि जी मैंने तो सिलेबस सारा रिवाइज भी कर लिया, प्रैक्टिस भी कर लिया, जैसे आप कह रहा सब कुछ हो गया, तो मेरे 3 हफ्ते पड़े, अब मैं क्या करूँ। मतलब ही वॉज नॉट क्लियर इन हिज माइंड कि उसको क्या करना है, जो और क्या जो उसने कर लिया वो सफिशिएंट है या नहीं। तो जस्ट टू जज दैट आप लोगों की लर्निंग के लिए भी मैंने सिर्फ एक बात पूछा, बेटा आपने अब तक किया क्या है। ही सेड कि मैंने अब तक सर दो दफ़ा सिलेबस एक दफ़ा पढ़ लिया था, फिर एक दफ़ा रिवाइज कर लिया, 2 दफ़ा सिलेबस मैं पढ़ चुका हूँ। मैंने कहा बेटा 2 दफ़ा इज़ नॉट इनफ फॉर एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस। एग्जाम परफॉर्मेंस अगर आप देना चाहते हो तो एटलीस्ट ये जो रिमेनिंग 3 वीक्स आपके रह गए हैं इनमें कम से कम 2 रिविजन्स आपको और प्लान करनी है। और हर रिवीजन मतलब नोट्स, रिवीजन मतलब किताब जहाँ से आपने सीखा, हर रिवीजन के साथ कोई 2 अनसीन क्वेश्चन भी चैप्टर के कर लेना। और किस तरह करने हैं वो ऑलरेडी मैं क्लासरूम स्टूडेंट्स को तो बता चुका हूँ, लेकिन एक फिर मैं रिवाइज करवा दूंगा यहाँ पे, ताकि जो क्लासरूम स्टूडेंट्स हैं वो भी ज़रा मुश्किल से चीज़ें सीखते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन जिन्होंने मुझसे क्लासेस में नहीं पढ़ा वो भी कुछ बेनिफिट उठा सकें इस वीडियो से। तो जनाब स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग, कैफ 3 यू शुड बी क्लियर 9 मार्च 2023। आई बिलीव 9 मार्च को एग्जाम है, मैंने डेट सही पिक की है। तो उसके रेफरेंस से बात करते हैं, आगे लेके चलते हैं डिस्कशन को। मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ, जो मुझे नहीं जानते, मैं कैफ 3, कैफ 6 और CFAP 4 ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ और ओवरऑल एजुकेशन सेक्टर में मुझे 2 डेकेड्स से ज़्यादा हो चुके हैं। और करंटली आई एम आल्सो वर्किंग एज अ पार्टनर इन अ कैटेगरी A फर्म। अच्छा जी, एग्जाम स्ट्रक्चर क्विक रिकैप, ऑल्दो दिस इज नॉट द टाइम, लेकिन इसमें बड़ा ज़रूरी होता है कि आप जिस एनवायरनमेंट में आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं यू शुड बी वेरी मच फेमिलियर विद दैट एनवायरनमेंट। अक्सर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स शुड बी नोइंग दिस, लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो यू शुड नो कि आपके पेपर के 2 सेक्शन होते हैं। सेक्शन A में देयर आर 6 क्वेश्चंस जो कि अप टू मैक्सिमम 10 मार्क्स तक जाते हैं। और इसमें जो हमें मार्क्स आते हैं, आप देख सकते हैं लगभग 50 के करीब मार्क्स हमें सेक्शन A में आ रहे हैं 6 क्वेश्चन में। और सेक्शन B में जहाँ पे 3 क्वेश्चन है उनमें मैक्सिमम एक क्वेश्चन 20 मार्क्स तक जा सकते हैं और लगभग 50 मार्क्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो सेक्शन A में 6 क्वेश्चन में 50 मार्क्स हैं
और सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन में 50 मार्क्स हैं। इसका मतलब सेक्शन ए के क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन हम कहेंगे और सेक्शन बी के क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन, उनकी टेस्टिंग थोड़ी सी एडवांस लेवल पे की जाती है। तो बहरहाल हमें तो सेक्शन ए सेक्शन बी जो मर्जी, हमें तो टोटल 9 सवाल आने वाले हैं और हमें 9 सवालों में बेस्ट परफॉर्मेंस दे के ही पास होना है। अच्छा, ये भी एक चीज़ ध्यान में रखें, हमारे स्टूडेंट्स आजकल 50 मार्क्स जहन में टारगेट रख के चल रहे होते हैं और क्योंकि हमने तो 50 नंबर ही लेने हैं, लेकिन कैफ 3 चूँकि कैफ में अक्सर बच्चों की पहली अटैम्प्ट में आती है तो दे डोंट रियलाइज कि सीए में 50 मार्क्स लेना भी ज़रा काम होता है, अच्छा खासा काम होता है। तो बाय नाउ आप लोगों को एहसास हो जाना चाहिए। टेस्ट दिए, मॉक आपके कुछ मॉक्स भी बाज़ारों में शुरू हो चुके हैं, तो हमारे राइज में भी इंशाअल्लाह मॉक 17 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपको आइडिया हो जाता है कि 50 मार्क्स स्कोर करना भी इतना आसान सीए में नहीं होता। तो अक्सर बच्चे टारगेट ही 50 कर रहे होते हैं। मुझे समझ लगता है कि जब बच्चे टारगेट 50 कर रहे होते हैं ना, पेपर में थोड़ी बहुत ऊंच नीच आती है उनकी एक्सपेक्टेशन के लिहाज से, वो 50 से नीचे 45, 40, 35 पे गिर जाते हैं। अच्छा, हमारा ज़माना आप लोगों को अजीब सा लगेगा लेकिन काफ़ी लोगों को पता नहीं है। हमारे ज़माने में जब मैं हमारे ज़माने के साथ मेरा ज़माना काफ़ी पुराना ज़माना है वो, आप जिस स्टेज पे हैं, इस स्टेज पे आई यूज्ड टू बी इन 94 प्रॉब्ली, तो मतलब 30 साल पहले इस स्टेज पे था जहाँ पे आज हैं। तो हमारे ज़माने में इवन जब मैंने सीए कर भी रहा था फाइनल लेवल पे 99 में मैं जब क्वालिफाई किया था, तब तक हमें पता ही नहीं होता था हमें कितने नंबर लेके पास होना है। तो मुझे लगता है कि उसका एडवांटेज होता था हमें, एक तरफ ड्रॉबैक भी है कि पता ही नहीं कितने नंबर लेके पास होना है, लेकिन एडवांटेज क्या होता था भाई, हमारे जो एफर्ट होती थी, यार हमें बेस्ट करना है, हमें 50 नंबर नहीं, हमें 100 के लिए जाना है, मैक्सिमम मार्क्स के लिए स्कोर कर एफर्ट करनी है और फिर अल्लाह ताला दुआ करने, अल्लाह करे कि ये एग्जामिनर की जो भी एक्सपेक्टेशन है उसके मुताबिक पूरा उतरे और हम पास हो जाए। तो मुझे लगता है कि ये एक थोड़ा प्लस था। तो मैं अनफॉर्चुनेटली अभी तो या फॉर्चुनेटली कह लें, आप लोगों को तो पास परसेंटेज पता है, तो अकॉर्डिंगली आप लोगों की एफर्ट थोड़ा मिसगाइड हो जाए। आपको लगता है 50 नंबर ही लेना, वो तो आ जाएंगे, वो तो हमारे एफएससी मैट्रिक में भी आ जाते थे, वहाँ पर 80-80, 90-90% आ जाते थे, यहाँ तो सिर्फ 50 ही लेने हैं तो आराम से आ जाएंगे। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे 50 नंबर लेने के लिए भी आपको उतनी एफर्ट करनी है जितनी आपने एफएससी में 95, 98, 99 नंबर लेने के लिए की थी। उस लेवल की एफर्ट्स आपकी रहेगी 98, 99% वाली, तो यहाँ पे आप 50 के बारे में कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। और हम जब कर रहे थे सीए, मेरे ज़माने में हमारी एफर्ट्स ऐसे ही होती थी, वी ट्राई टू डू द बेस्ट, कि बेस्ट करना है भाई, तो पास तो हो ही जाएंगे ना। 50 तो खैर हमें पता नहीं होता था, लेकिन ये होता था यार बेस्ट कर देंगे तो बस फिर जब हमने किया ही बेहतरीन होगा तो पास तो हो ही जाएंगे इंशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही होता रहा और आई नेवर फेल्ड इन एनी एग्जाम, इन एनी सी एग्जाम। तो भाई ये तो हो गया जी पेपर स्ट्रक्चर आपके साथ डिस्कस, एक जस्ट क्विक रीकैप। अच्छा जी, फिर ये होता है एक पास पेपर एनालिसिस, ये भी सबने देखा होता है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाने वाला। मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू एक देना चाहूँगा, क्योंकि अक्सर बच्चों को पास पेपर एनालिसिस की यूटिलिटी नहीं पता होती, ये क्यों दिया जाता है। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट समझते हैं ये इसलिए दिया जाता है कि हम इसे गैस बना लें, हम देख लें जी पिछले टाइम में कौन सा टॉपिक नहीं आया था, वो अगली टाइम में आना है, पिछले टाइम में जो आ गया था शायद वो अगली टाइम में नहीं आना। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पास पेपर एनालिसिस हम तमाम टीचर, मेजोरिटी ऑफ द टीचर क्लासरूम में ये बताते हैं कि ये सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कम इंपॉर्टेंट एरियाज आइडेंटिफाई करने के लिए शेयर किया जाता है, और ये आपको ये मदद हेल्प करने में, आइडेंटिफाई करने में मदद देता है कि किन एरियाज में ज़्यादा मार्क्स या कम मार्क्स आने हैं और किन एरियाज की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा या कम होने वाली है। तो जैसे हम ये पास पेपर एनालिसिस देखते हैं तो हमें पता है कि हमारा सिलेबस 3 ग्रेड्स में डिवाइडेड है, ए, बी एंड सी। तीनों के मार्क्स आई कैप ने दिए हैं और आई कैप मोर और लेस उसी ग्रिड लाइन के मुताबिक टेस्टिंग करता आ रहा है। जब से ये मार्किंग ग्रिड्स आई कैप ने इंट्रोड्यूस कराई है, आई कैप ने इस ग्रिड के साथ ही बताया हुआ है कि 5 से 10% वेरिएशन हो सकती है। सो हमें बिल्कुल प्रिसाइजली इसके दरमियान नहीं रहना। जैसे पहले ग्रिड में उसने कहा 35 से 45, लेकिन लोअर साइड पे 31 पे भी चला गया, हायर साइड पे 39 तक ही रहा। ये 20 से 30 है, ये बड़ा ही प्रिसाइजली 28 से 30 तक ही टेस्ट हुआ है। ये 30 से 40 है तो जनाब ये भी 33 से 39 के दरमियान ही टेस्ट हुआ है। तो हम देख सकते हैं बड़ी स्ट्रिक्टली आई कैप ग्रेड फॉलो कर रहे हैं। और इसमें अगर मैं चले थोड़ा सा इंपॉर्टेंट की बात करूं, जो बिल्कुल ऑब्वियस है, जिन एरियाज पे क्वेश्चन आना ही आना है, तो जनाब प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन आपको आना ही आना है और प्रॉब्ली सेक्शन बी में ही आना है। वेरियस एनालिसिस का क्वेश्चन आना ही आना है, इस दफ़ा सेक्शन बी में था, उससे पहले 2 दफ़ा सेक्शन ए में मॉडल पेपर में, और ये सेक्शन ए का सवाल था, ये आने ही आने। ये कंफर्म क्वेश्चन है जी, जो पास्ट ट्रेंड को देखते हम कह सकते हैं। सीवीपी एनालिसिस कंफर्म क्वेश्चन है प्रॉब्ली सेक्शन ए में।
देन हमारे पास इन्वेंट्री मैनेजमेंट का ये एरिया जनाब, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एरिया है। दो हमारे पास इसमें डिवाइड हुआ है, एक EOQ एक स्टॉक लेवल। इनमें से भी एक क्वेश्चन आना ही आना है। रिसेंट टाइम में 2 आए हुए थे, बट मुझे लगता है एक क्वेश्चन तो यहाँ से भी आना ही आना है। अच्छा जी, फिर हमारे पास ये डिसीजन मेकिंग का एरिया होता है। ये जो हमारे कुछ चैप्टर्स हैं ना, ये चैप्टर्स मिला के ये हमारे डिसीजन मेकिंग के चैप्टर्स बनते हैं। तो इनमें से भी क्वेश्चन ने आना ही आना है। एक क्वेश्चन मस्ट है, और वो नॉर्मली सेक्शन बी का क्वेश्चन होता है। तो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन तो यहाँ पे कंफर्म हो गई। फिर ये एक ओवरहेड का एरिया है, ये भी हमें बता रहा है, यहाँ पे कंसिस्टेंसी बता रही है, इसका भी क्वेश्चन हमें आना ही आना है। तो ये 6 क्वेश्चन हो गए। तो पीछे क्या रह गया जनाब? लेबर की वर्किंग है। लेबर में भी मैं क्वेश्चन, या हमें डिसीजन मेकिंग में लर्निंग कर्व आ जाता है, या पिछली 2 टर्म में इसने छोटे छोटे सवाल हमें दिए हैं। तो हम कह सकते हैं कि शायद इसकी भी लाइक्लीहुड थोड़ी सी है कि इसमें से भी हमें क्वेश्चन दिया जा सकता है। एंड देन फाइनली 2 दफ़ा इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बाद इन्वेंट्री वैल्यूएशन को एग्जामिनर ने टच नहीं किया हुआ, और मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो हम देख सकते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन या मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में से भी एक क्वेश्चन हमें कुछ मिल सकता है। एंड बाय द वे, इन शॉर्ट समराइज करूं तो मैं बच्चों को क्लास में जो कहता होता हूं कि भाई आप भी कह रहे हो कि सारे क्वेश्चन पे सर ने कह दिया आना ही आना है, तो मैं कैसे ना कहूं। 9 क्वेश्चन आपको आने, और आपके टोटल सिलेबस में से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते ही 11 हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन बनते ही 11 हैं, तो 9 आपको आने हैं। तो इसका मतलब 9 टॉपिक्स आपको 11 में से टच हो जाने। कोई से 2 एग्जामिनर को जो लेस इंपॉर्टेंट लगते हैं उनको वो दाएं बाएं कर सकते हैं। लेस इंपॉर्टेंट में जैसे हम देखें क्या आ जाता है जी, टारगेट कॉस्टिंग आ जाती है। लेस इंपॉर्टेंट में क्या आ जाता है? इन्वेंट्री वैल्यूएशन आ जाती है। लेस इंपॉर्टेंट में जॉब कॉस्टिंग है। लेस इंपॉर्टेंट में कॉस्ट है, जिनकी फ्रिक्वेंसी लो होती है। ठीक है, तो ये शायद 4 के टॉपिक है जिनकी लेस इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से कोई से 2 एग्जामिनर कभी स्किप किया करेगा, कभी ले लिया करेगा। तो ये ट्रेंड जनाब होने वाला है। तो इसका मतलब हमें चूजी नहीं होना, हमें पूरा सिलेबस 100% कवर करना है। हाँ, जिनकी लाइक्लीहुड ज़्यादा है, जिनका वेट ज़्यादा है, उनको प्रैक्टिस ज़्यादा दे देंगे। अच्छा, इसमें मैं ये भी बता दूं, इसमें जो चैलेंज बच्चों का रहता है जिन एरियाज़ में, जिनमें एग्जामिनर हम कमेंट्स देखते हैं तो परफॉर्मेंस हमें नज़र आता है वो लो है, वो ये एरियाज़ हैं। इन एरियाज़ में एक CVP का एरिया और ये एक डिसीजन मेकिंग का कलेक्टिव, मैं इसको कह दूँ रेलेवेंट कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ये हमारा कलेक्टिवली अगर मैं इसको कॉल करूँ, ये 4 चैप्टर हमारे ये कहलाते हैं इस ग्रिड के मुताबिक। ये वो एरियाज हैं जिनमें जनरल स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती हैं। तो यहाँ पे यू विल नीड मोर प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस कैसे करनी है, जो क्लासरूम में मुझसे पढ़े उनको तो मैंने बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मजीद मैं आप लोगों को एलैबोरेट कर दूंगा एक बार फिर, ताकि जो बच्चे फर्स्ट टाइम मुझसे इंटरेक्ट कर रहे हैं वो भी ज़रा इस चीज़ को अपनी इम्प्लीमेंट कर सकें और अपनी परफॉर्मेंस में कुछ बेहतरी ला सकें। अच्छा जी, मजीद एक स्टेप आगे चलते हैं जी, बात शुरू करते हैं जी रिवीजन की। अब आपका जैसे दिन चल रहे हैं जी रिवीजन्स के, मैंने अभी शुरू में वीडियो के आपको बता दिया भाई रिवीजन बहुत ज़रूरी है, और रिवीजन से मुराद क्या होती है उसको भी क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर बच्चे रिवीजन से मुराद लेते हैं किसी टॉपिक के 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन कर लेना। तो भाई अगर आप, अब सारे बच्चे सिलेबस तो पढ़ चुके हैं, अब डिसीजन मेकिंग में आपको पता है हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने लिमिटिंग फैक्टर पढ़ा, हमने मेक और बाय पढ़ा, हमने लिमिटिंग फैक्टर विद मेक और बाय पढ़ा, हमने शट डाउन डिसीजन पढ़ा, हमने फर्दर प्रोसेसिंग पढ़ी। ठीक है, ये मोटे मोटे हमने प्राइसिंग डिसीजन पढ़ा। ये 6 डिसीजन मैंने मोटे मोटे बोले जो हमने बाय हेडिंग पढ़े हुए हैं किताबों में, और हर डिसीजन मेकिंग का असूल अलहदा था कि भाई लिमिटिंग फैक्टर का फैसला करना है तो किन चीज़ों को कंसिडर करके कैसे प्रोडक्शन प्लान बनाना है। मेक और बाय का फैसला करना है तो किन फैक्टर को कंसिडर करके आउटसोर्सिंग के बारे में फैसला करना है। लिमिटिंग फैक्टर विद मेक और बाय विद आउटसोर्सिंग, अगर ऐसी सिचुएशन है तो कौन सी प्रोडक्ट्स इन हाउस बनानी है, कौन सी प्रोडक्ट आउटसोर्स करनी है, इसका फैसला किन फैक्टर्स को कंसिडर करके करना है। हर एक के असूल रहता है। अब अगर आप कहो जी मैं डिसीजन मेकिंग एरिया से 2 सवाल कर लेता हूँ या 3 सवाल कर लेता हूँ, मेरा चैप्टर वाइज हो जाएगा, तो मुझे लगता है थोड़ी सी बेवकूफ़ी होगी, यू शुड एग्री। क्योंकि अगर आपने जो 2 सवाल किए, एक लिमिटिंग फैक्टर से कर लिया, एक मेक और बाय से कर लिया, तो ये 2 टॉपिक्स तो आपके रिवाइज हो गए। व्हाट अबाउट द अदर, जो लिमिटिंग फैक्टर विद मेक और बाय है, जो शट डाउन है, जो फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन है, जो प्राइसिंग डिसीजन है, वो कहाँ गए, उनकी रिवीजन कहाँ हुई। तो नेवर मिक्स अप रिवीजन विद प्रैक्टिस। रिवीजन का मतलब है नोट्स और किताब में जहां से आपने चीजें सीखी हैं, जो टीचर ने आपको पढ़ाई गई हैं चीजें, यहां से उनको रिविजिट कीजिए, उनको दोबारा पढ़िए जाके। जो इलस्ट्रेशन बेसिक्स आपको हर टॉपिक पे बताई गई हैं उनको जाके देखिए, ताकि आपके बेसिक असूल आपको याद हो जाए। और एग्जाम में फिर उसके बाद प्रैक्टिस की बात आती है। प्रैक्टिस आप किसी भी 2-3 एरिया आपकी करना चाहें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 2-3 क्वेश्चन आंसर कर लें तो आपके लिए काफी होता है।
अच्छा जी, इसमें एक चीज़ जो बड़ी की है जिसको बच्चे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स बिल्कुल तवज्जो नहीं दे पाते, वो है जनाब मार्किंग की, एग्जामिनर की मार्किंग की को देखना और एग्जामिनर को कमेंट्स पे पढ़ना। इनकी सिग्निफिकेंस को मैं अभी हाईलाइट करूंगा एग्जाम्पलीफाई करके आपको, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इनको रेगुलरली देख नहीं रहे होते, जिसकी वजह से इनकी जो अहमियत है आपकी एग्जाम परफॉर्मेंस और प्रिपरेशन में वो क्या है, आप उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो आई विल डिस्कस दीज टू एरिया स्पेसिफिकली हियर, इंशाअल्लाह इस सेशन में ही डिस्कस करेंगे इसको। और एक ये एरिया और दूसरा अनसीन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। इन दो एरियाज को मैं आपको रिवीजन के एंगल से कवर करूंगा कि रिवीजन करते हुए आपने साथ साथ अनसीन क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है, और प्रैक्टिस के साथ साथ आपने जो पास पे प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी मार्किंग की को और एग्जामिनर कमेंट्स को भी देखना है। ठीक है जी, जितना टाइम बच गया, जितने सवालों की प्रैक्टिस कर पाएंगे, हर प्रैक्टिस के साथ आपने मार्किंग की एग्जामिनर कमेंट्स को देखने की कोशिश करनी है, क्योंकि मुझे लगता है समवेयर 2015-16 जब हमारी स्कीम बदली थी तब से हमें मार्किंग की और एग्जामिनर कमेंट्स अवेलेबल है। मोस्ट ऑफ द पास पेपर सोल्यूशन के साथ हमें ये चीज़ अवेलेबल होती है। और अगर आपने बुक, जैसे मैं तो अपनी बुक में इसका परमानेंट हिस्सा बनाया हुआ है, बुक का ये हिस्सा है मेरी कि हर पास पेपर क्वेश्चन के साथ आपको उसके एग्जामिनर कमेंट्स और मार्किंग की भी बुक के एंड पे अवेलेबल होती है, जस्ट टू हाईलाइट द सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस। अच्छा जी, अब ज़रा प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन पे आ जाएं। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है जी। इसके लिए मतलब बहुत ज़रूरी है जानना कि आप पास पेपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्यों करते हैं। मैं क्लास में लाइव जब होता हूं तो मैं अक्सर बच्चों से सवाल पूछता हूं, आई ट्राई टू फिगर आउट कि आप क्या सीखना चाहते हो, लेकिन बहुत कम बच्चे होते हैं जो ये रियली बता पाते हैं कि असल मकसद क्या होना चाहिए प्रैक्टिस करने का। तो मैं कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन कि आपके प्रैक्टिस करते हुए आपके टारगेट्स क्या होने चाहिए, और फिर आपको घर पे प्रैक्टिस करते हुए इंश्योर करना है कि आप इन टारगेट्स को हासिल करें, जितने भी क्वेश्चन कर सकें, 5, 10, 15, 20 जितना भी रिमेनिंग टाइम रह गया, इसमें जो क्वेश्चन करें उनमें कोशिश करें इन टारगेट्स को हासिल करने की, अगर आपने इन टारगेट्स पे अभी तक काम नहीं किया। सबसे पहली चीज आती है जी प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन में, जो चीज आपको सीखनी है अनसीन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हुए, क्वेश्चन को पढ़ना और उसको पढ़ के समझना। वी ऑल नो कि अंग्रेजी, इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है, उसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग, कंप्रीहेंशन इतनी अच्छी नहीं होती। और फिर हम जब एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि एग्जामिनेशन हॉल में जाके हमें टेस्ट होना है, तो एग्जामिनेशन के क्वेश्चन जनरली डिज़ाइन ही, स्पेशली आई कैप में तो डिज़ाइन इस तरह किए जाते हैं, इन जनरल ऐसा ही होता है, लेकिन आई कैप में थोड़ा सा फोकस ज़्यादा होता है कि बच्चों को थोड़ा सा ट्रिक किया जाए, इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया जाए, हाइड किया जाए, जो डिसीजन रूल्स, जो असूलों, जिन पे असूलों पर सवाल हल होने हैं, उन असूलों की एप्लीकेशन की आइडेंटिफिकेशन को थोड़ा छुपाया जाए। अब जब तक आपको सवाल अच्छी तरह पढ़ोगे नहीं, प्रॉब्लम को समझोगे नहीं, किन असूलों के तहत ये प्रॉब्लम हल करना है, आप वो नहीं जान पाते। दिस रिक्वायर्स गुड रीडिंग स्किल, स्ट्रॉन्ग कंप्रीहेंशन स्किल, मतलब कंप्रीहेंशन चीज को पढ़ के समझना, स्ट्रॉन्ग कंप्रीहेंशन स्किल चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हम सवाल पढ़ते हैं, हमें सवाल पढ़ के समझ नहीं आता इसको कैसे हल करना है। हम बजाय इसके कि ये समझें कि हमारी भाई रीडिंग कंप्रीहेंशन कमजोर है, इसको मजबूत करने की जरूरत है, इस स्किल को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है बाय रीडिंग द क्वेश्चन, रीडिंग द क्वेश्चन 3rd टाइम 4th टाइम हम फौरन सोल्यूशन की तरफ रिवर्ट करते हैं और सोल्यूशन से देख लेते हैं किन असूलों के तहत, किन स्टेप्स के तहत ये सवाल हल होना है। तो जनरली स्टूडेंट्स इस अंदाज में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो भाई जब इस अंदाज में प्रैक्टिस करते हो, सवाल पढ़ा और उसके बाद जवाब देखा, जवाब से स्टेप्स देख लिए, स्टेप्स को देख के जवाब छाप दिया रजिस्टर पे, और हमें खुशी हुई कि हमने 10 सवाल, 20 सवाल, 100 सवाल कर लिए, तो बेटा इस अंदाज में प्रैक्टिस करने में आपने वो कुछ नहीं सीखा जो आपको एग्जाम में चाहिए। एग्जाम में आपको क्या चाहिए? क्वेश्चन पढ़ना आता हो, क्वेश्चन समझना आता हो। एग्जाम में क्या चाहिए? आप किसी टॉपिक पे क्वेश्चन है, उस टॉपिक के रेलेवेंट कौन से असूल हैं जो इस सवाल पे लग के हल होंगे,
जैसे आपको क्वेश्चन पढ़ के पता लगे मेक और बाय है, तो मेक और बाय के असूल आपके दिमाग में होने चाहिए जिनको अप्लाई आप कर सकें। आपको क्वेश्चन पढ़ के पता लगे ये मेक और बाय विद लिमिटिंग फैक्टर है, तो आपके प्रेजेंट में असूल होने चाहिए मेक और बाय और लिमिटिंग विद लिमिटिंग फैक्टर के असूल क्या, उनको कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो दूसरी चीज़ असूलों की सिलेक्शन, किन असूलों की मदद से ये सवाल हल होने हैं। और तीसरी चीज़ है एग्जीक्यूशन, कि भाई हमें सवाल का पता लग गया किस एरिया से है, हमें असूल पता लगे किन असूलों पे इसने हल होने हैं, हम स्टेप्स के ऊपर फैसला करते हैं किन स्टेप्स को लेके हम इस सवाल के आंसर तक पहुंचते हैं, देन वी एग्जीक्यूट इट। मेजॉरिटी स्टूडेंट जिस तरह प्रैक्टिस करते हैं दे जस्ट बिकम एक्सपर्ट ऑन एग्जीक्यूशन, कि उनको प्रॉब्लम बता दिया जाए, उनको स्टेप्स बता दिए जाएं, उनको असूल बता दिए जाएं, तो उसके मुताबिक वो बड़ा अच्छा सोल्यूशन बना लेते हैं। बट एग्जाम में चूंकि ये चीज़ें नहीं होती, तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट का रिमार्क्स जिन्होंने तैयारी अच्छी नहीं की होती, जिस अंदाज से मैं बता रहा हूँ ऐसे नहीं की होती, क्या होता है कि सर सवाल सामने आता है तो पता ही नहीं लगता हमने शुरू कहाँ से करना है। तो ये भाई प्रॉब्लम है, इसका हल तरीका यही है जो आपके सामने आ रहा है कि क्वेश्चन को आपने बार बार पढ़ने हैं, मल्टीपल रीडिंग। एग्जाम में आपको मिनिमम 3 दफा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। 3 दफा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा, आप सोल्यूशन प्लान कर पाते हो। और उसमें जो बड़ी अहम चीज़ है जिसको मैं अभी लिंक करूंगा मार्किंग स्कीम के साथ जाके, कि भाई आपको फैसला करना होता है मुझे कौन से स्टेप्स आते हैं और कौन से स्टेप्स मुझे नहीं आते होंगे। द की इज, हमारे मेजोरिटी बच्चों की आदत होती है जहां तक सवाल आता है वहां तक किया, जहां पे अगला स्टेप नहीं आ रहा वहां पे छोड़ के आगे चले गए। ये सबसे बड़ी गलती है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन में। आपको स्टेप वाइज मार्किंग पे मैं अभी लेकर जाता हूं, तो वहां पे मैं एलैबोरेट करूंगा स्टेप वाइज मार्किंग से हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बारे में क्या गाइडलाइन मिलती है, जिससे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स अनअवेयर होते हैं क्योंकि उन्होंने मार्किंग स्कीम को नहीं देखा होता या प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन उस अंदाज से नहीं की होती जैसे मैं करने को सजेस्ट करता हूं। तो मैं मार्किंग की पे आपको लेकर जाता हूं और उसके बाद मैं ये जो पार्ट है इसको मैं एलैबोरेट कर दूंगा, इस बुलेट को एलैबोरेट कर दूंगा कि भाई क्या है ये बुलेट, ये क्या समझा रही है हमें। तो भाई मार्किंग स्कीम, अब चूंकि आप सारे आप लोग रिवीजन मोड में हैं, टॉपिक से फेमिलियर हैं, तो यू शुड ऑल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस रिक्वायरमेंट। ये किसी हमारे 5 पेपर की एक रिक्वायरमेंट है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन था जिसकी रिक्वायरमेंट है एडवाइज जीएल वेदर इट विल बी बेनिफिशियल टू अडॉप्ट ईओक्यू मॉडल। क्या ईओक्यू मॉडल अडॉप्ट करना कंपनी के लिए बेनिफिशियल है? 10 नंबर। असल तो इसका जवाब है यस या नो। तो क्या आपके ख्याल में यस या नो लिखने के 10 नंबर हैं? तो आंसर इज नो। इस 10 नंबर के एग्जामिनर ने ये टुकड़े किए हुए हैं 1 2 3 4 5 6, यस या नो के तो सिर्फ आधा नंबर है। हम परेशान हो जाते हैं, यस या नो लिखेंगे तो 10 नंबर मिलेंगे, यस या नो नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। यस लिखा तो 10 मिलेंगे, नो लिख दिया तो 0 मिलेंगे। तो भाई यस या नो सही है या गलत है? सिर्फ हाफ मार्क्स। नंबर कहाँ पे पड़े हुए हैं? हमें पता है ईओक्यू के फार्मूले में हमें डी चाहिए, ईओक्यू के फार्मूले में हमें CO चाहिए, हमें CH चाहिए और ईओक्यू का फार्मूला चाहिए। तो ये जनाब चीज़ें उसने बताई हुई हैं कि भाई एनुअल रिक्वायरमेंट अंडर 2 ऑप्शन, शायद हमें 2 ऑप्शन कंपेयर करना है, एक करंट ईओक्यू से पहले, एक ईओक्यू के साथ, तभी बता पाएंगे ना हमारे लिए बेहतर क्या है। तो जनाब उसने कहा दोनों ऑप्शन में एनुअल रिक्वायरमेंट मतलब डी निकालना है 2 नंबर, मतलब 1 मार्क ईच। कंप्यूटेशन ऑफ ईओक्यू 1 नंबर, ईओक्यू कैलकुलेट करने का सिर्फ 1 नंबर है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब इसमें CO CH आइडेंटिफाई करके डी को लेके फार्मूले में डालना, ईओक्यू लाना, 1 नंबर। फिर परचेज कॉस्ट अंडर बोथ ऑप्शन, आपको पता है कि हम एनुअल परचेज कॉस्ट निकालते हैं, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालते हैं, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट निकालते हैं। तो दोनों ऑप्शन में परचेज कॉस्ट निकालना 2 नंबर, दोनों ऑप्शन में ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालना 2 नंबर, दोनों ऑप्शन में होल्डिंग कॉस्ट निकालना 2.5 नंबर। तो हमारे जो है 10 नंबर उसके 6 हिस्से हुए हैं। अब यहां पे जो की है, फॉर एग्जांपल आपको सवाल पढ़ते हुए समझ आ रही हैं चीजें, एनुअल डिमांड निकालनी आपको समझ आ रही है, ओके वेरी गुड। ईओक्यू का फार्मूला आपको समझ आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन शायद आपको परचेज कॉस्ट निकालने में दिक्कत है। अब परचेज कॉस्ट निकालने में दिक्कत है इसका मतलब ये नहीं कि हम सवाल नहीं कर सकते, इसका मतलब है सिर्फ ये 2 नंबर स्कोर करने में हमें प्रॉब्लम है। हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट समझ आती है, हमें होल्डिंग कॉस्ट समझ आती है, तो भाई हमें सिर्फ इस 2 नंबर की वजह से सवाल यहां पे नहीं छोड़ देना। मैंने जो यहां पे लिखा ना कि भाई सवाल पढ़ते हुए फैसला करो कौन सा काम कर सकते हैं, कौन सा हमें समझ नहीं आ रहा नहीं कर सकते।
मार्किंग की हमें क्या बता रही है, जो स्टेप कर सकते हो वो करो, जो स्टेप नहीं कर सकते उसकी वैल्यू अज्यूम कर लो, उसकी वैल्यू अज्यूम कर लो और अगली वैल्यूज कैलकुलेट करो, सवाल कंप्लीट कर दो, डिसीजन भी दे दो। अगर आपने यहां पे वैल्यू अज्यूम कर ली, सवाल कंप्लीट कर दिया, तो आई कैन गारंटी यू कि आपके सिर्फ 2 नंबर कटेंगे, आपको 8/10 नंबर मिलेंगे, विच इज एन एक्सीलेंट स्कोर। मैं कहता हूं आपको यह भी समझ नहीं आ रही, आप इसको भी अज्यूम कर लो, आपको 6/10 नंबर मिलेंगे। तो भाई 3 से तो अच्छे है ना 6/10 कि हम यहां पे बजाय 3 नंबर स्कोर करें और फिर छोड़ के चले जाएंगे। तो दिस इज द रोल ऑफ मार्किंग की, जो आपकी प्रैक्टिस में घर पे प्रैक्टिस करते हुए रिफ्लेक्ट होना चाहिए। हम क्या करते हैं घर पे जब फंसते हैं ना, हमें घर पे परचेज कॉस्ट समझ नहीं आ रही, हम सोल्यूशन से देखते हैं परचेज कॉस्ट कैसे निकाल देते हैं। हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट समझ नहीं आ रही, सोल्यूशन से देखा ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकल रही है, कर दी वहां पे। आप सोल्यूशन जरूर देखिए, जरूर सीखिए परचेज कॉस्ट निकालना, जरूर सीखिए ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालना, लेकिन पहले अजम्पशन लेकर सवाल पूरा करो, क्योंकि असल जो आर्ट हमने सीखना है सवाल को कंप्लीट करना। यस, हम सवाल को परफेक्ट करने की कोशिश करेंगे अपनी नॉलेज बेस बेहतर से करके, प्रैक्टिस बेहतर करके, रिवीजन बेहतर करके, बट परफेक्ट सवाल करने से पहला हमारा टारगेट है सवाल को कंप्लीट करना। तो परफेक्ट सवाल करने वाला बच्चा तो गोल्ड मेडल लेगा, सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट लेगा भाई, लेकिन कंप्लीट सवाल करने वाले 99% बच्चे इंशाअल्लाह पास हो जाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए, और हमारे 99.99% बच्चे पास होने के लिए एफर्ट कर रहे होते हैं। मैं तो बल्कि कहूँगा 100% बच्चे पास होने के लिए एफर्ट कर रहे होते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट के लिए तैयारी, बड़े टारगेटेड तैयारी कम लोग बच्चे करते हैं, होते हैं एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कम बच्चे करते हैं। वो बस होता ही है कि जैसे मैंने कहा ना कि हम बेस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो बस उन बच्चों की बेस्ट थोड़ी ऊंची होती है, वो बेस्ट करने के चक्कर में बहुत अच्छा मार्क्स डिलीवर कर देते हैं, तो सर्टिफिकेट मेरिट और गोल्ड मेडल में चले जाते हैं। बट मेजोरिटी, मैं कहूँगा विचुअली 100% ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर टारगेटिंग अ पास। तो पास करने के लिए सवाल को कंप्लीट करना जरूरी है, परफेक्ट करोगे तो गोल्ड मेडल आता है भाई, ठीक है। तो आ गया, वेल एंड गुड, लेकिन हमें पास होने के लिए परफेक्ट जरूरी नहीं है। ये एक कैच है जिसमें बच्चा फंसा होता है, क्योंकि बच्चे को घर पे परफेक्ट करने की आदत होती है, वो एग्जामिनेशन में भी परफेक्ट करना चाहता है, और 2 नंबर की वर्किंग के पीछे 15-20 मिनट जाया कर देता है। 2 नंबर यहां पे आके फंसे, इससे आगे चलने का हौसला ही नहीं हुआ, क्योंकि आगे स्टेप आ नहीं रहा। 15-20 मिनट जाया किया और यहीं पे सवाल छोड़ के अगले सवाल पे शिफ्ट होकर, हर सवाल में जब ये सलूक करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, हर सवाल में 10 में से 3, 10 में से 2, 10 में से 4, रिजल्ट क्या एग्रीगेट हुआ तो 32, 34, 35, 38, 40 नंबर आ गए। अगर आप ये सवाल कंप्लीट कर लेते हो तो जो स्टेप्स आपने मिस किए हैं उनके नंबर कटेंगे। हर स्टेप के इंडिपेंडेंट मार्क्स हैं। अगर ये भी बात सुन लो, अगर स्टेप नंबर से यहां पे कोई वैल्यू यूज होनी है, यहां से जैसे होल्डिंग कॉस्ट की बात करें, होल्डिंग कॉस्ट में परचेज कॉस्ट अक्सर यूज हो रही होती है। अब आपने परचेज कॉस्ट निकाली नहीं है, आपको आती नहीं है, आपने अज्यूम की भी, लेकिन होल्डिंग कॉस्ट निकालते हुए वो अज्यूम्ड परचेज कॉस्ट अगर आपने यूज कर ली है तो होल्डिंग कॉस्ट के नंबर पूरे मिलते हैं। ये भी बड़ी अहम चीज है। एक वर्किंग पे अगर नंबर एक जगह कट चुके हैं तो उस गलती के वैल्यू जो आगे जाती है अगले स्टेप में उसके नंबर नहीं कटते, क्योंकि एग्जामिनर हर स्टेप को इंडिपेंडेंटली कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन के लिहाज से देख रहा होता है। क्या बच्चे को कॉन्सेप्ट है होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने का? परचेज कॉस्ट तो नहीं आई, वो गलत होगी, कोई बात नहीं। क्या होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी आती है या ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी आती है? Okay, so this is how you should be practicing with the help of marking scheme. So आपको सवाल प्रैक्टिस करने हैं आज से ऑनवर्ड। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो अपने अहद कर लीजिए कि जितने सवाल आप करोगे वो इसी अंदाज में करोगे, सोल्यूशन की हेल्प के बगैर। सवाल पूरा कर दो, अजम्पशन लेके कंप्लीट कर दो, फिर सोल्यूशन को देखो, सीखो कि हाँ भाई कहाँ मैंने अजम्पशन ली थी, वहां पे मुझे क्या क्या करना चाहिए था। जरूर सीखो जनाब, सीखने के लिए भी ये दिन है, जितना सीख सको अच्छी बात है, ताकि आगे इस तरह का सवाल, इस तरह का प्रॉब्लम हमारे सामने आए तो हमें अजम्पशन ना लेनी पड़े, हम सॉल्व कर लें। बट अजम्पशन लेकर सवाल को कंप्लीट करना, इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज दिस इज माई एक्सपीरियंस, विद माई एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू, with my experience with thousands of students I'm telling you, this is the most difficult habit to adopt. ठीक है जी, मार्क माई वर्ड्स, मोस्ट डिफिकल्ट हैबिट टू अडॉप्ट। जितने सवाल कर सको अजम्पशन लेके कंप्लीट करने की आदत डाल सको उतनी अच्छी बात है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा ही होने वाला है मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन में। मतलब चले मेजोरिटी ना कहूँ, लेकिन काफ़ी क्वेश्चन में ऐसा होने वाला है एग्जामिनेशन में मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को सारे सवाल पूरे नहीं आते होंगे। पूरे सारे सवाल आते हो तो 100/100 हो गया ना बेटा। वही तो मैं कहता हूँ, सारे सवाल परफेक्ट करते तो 100/100 हो जाए, तो खुदा ना खासा 100/100 के लिए तो नहीं आ रहे ना हम तो हैप्पी हैं, 50 भी आ जाए वी आर हैप्पी।
तो 50 आने के लिए सवाल को कंप्लीट करना ज़रूरी है। अच्छा जी, अब एग्जामिनर कमेंट्स, इसको भी अक्सर बच्चों ने देखा ही नहीं होता, कितनी यूजफुल चीज़ है। अब इसमें एनालिसिस देखो भाई, सबसे पहली बात एग्जामिनर ने बताया हुआ है कि डिफरेंट क्वेश्चन में क्वेश्चन वाइज एनालिसिस, क्वेश्चन वाइज पास परसेंटेज है, ओवरऑल क्या था। अब यहां पे हम देख सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन हैं जिनमें पास परसेंटेज पुअर है और कुछ क्वेश्चन हैं जिनमें पास परसेंटेज बड़ी अच्छी है और कुछ क्वेश्चन जिनमें पास परसेंटेज दरमियानी है। तो आपको पता लगता है इन जनरल कि स्टूडेंट्स किन टॉपिक्स में चैलेंज फेस करते हैं परफॉर्म करने में। अच्छा, अब आप इंडिविजुअल किसी क्वेश्चन में जाते हैं, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 5 पे मैं जाता हूं, ये शायद वही क्वेश्चन है जिसका हम ऊपर मार्किंग स्कीम में भी डिस्कस कर रहे थे, आई बिलीव शायद वही क्वेश्चन मैंने पिक किया होगा। उसने कहा जी डिमांड निकालते हुए ट्रांजिट लॉस वाज नॉट कंसिडर्ड इन कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल रिक्वायरमेंट। बच्चे ने वहां पे डिमांड निकालते हुए इस चीज़ को इग्नोर कर दिया, जिसका मतलब डिमांड के जो नंबर है बच्चे ने यहाँ पे मेजोरिटी अक्सर बच्चों ने लूज किए। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो ये क्वेश्चन 5 में ओवरऑल परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी नजर आ रही है ना, माशाल्लाह 69% है, क्योंकि यूपीओ का क्वेश्चन जनरली आसान क्वेश्चन समझा जाता है। लेकिन स्टिल देयर आर सम एरर्स जो बच्चों ने की। परचेज कॉस्ट वाज कंप्यूटेड बाय मल्टीप्लाइंग ऑर्डर साइज इंस्टेड ऑफ एनुअल रिक्वायरमेंट। ये तो मेरी क्लास में कितने बच्चे गलतियां करते हैं, ऑर्डर साइज को परचेज कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं इंस्टेड ऑफ एनुअल डिमांड। आपने भी यकीनन मेजोरिटी ने ये गलती की होगी शुरू में, आई होप कि अब ये गलती आपकी कवर हो चुकी होगी। लेकिन यहां से आपको पता लग जाता है एग्जामिनर कमेंट से व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स, बच्चे जनरली गलतियां करते क्या हैं, तो इनकी वजह मदद से आप फिर अपने आप को बचा पाते हो। इनको पढ़ो और मुहतात हो जाओ, फ्लैग लगा लो भाई ये मैंने ये गलती नहीं करनी, अच्छा ये भी गलती हो जाती है, मुझे तो एहसास ही नहीं था इस तरह की गलतियों का। तो इन कमेंट्स से आप सीख पाते हो। सेफ्टी स्टॉक वाज इंक्लूडेड इन कंप्यूटेशन ऑफ होल्डिंग कॉस्ट, was not included in calculation of holding cost। हमें पता है जब सेफ्टी स्टॉक आ जाए, कंपनी मेंटेन करती हो तो एनुअल होल्डिंग कॉस्ट में सेफ्टी स्टॉक भी हम शामिल करते हैं एवरेज इन्वेंट्री की कैलकुलेशन में। तो यहाँ पे उसने लिखा जी बच्चों ने इग्नोर की थी ये बात। तो यू गेट टू नो व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स दैट स्टूडेंट मेक एंड देन यू विल ट्राई कि भाई मैं ये मिस्टेक्स ना करूं, मैं इनसे बच के रहूं। तो मार्किंग की एग्जामिनर कमेंट्स अगर किसी बच्चे ने अभी तक नहीं देखे तो जितना टाइम रह गया उसमें जो पास पेपर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें उनमें इनको जरूर देखिएगा। तो ये जनाब की है हमारी, अगर समराइज करें रिवीजन प्रैक्टिस करते हुए एग्जाम के लिए तैयारी करते हुए इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है कि हमने पास होने के लिए परफेक्ट आंसर ज़रूरी नहीं है, हमें अपनी तरफ से जो बेहतरीन कोशिश है वो करनी है एग्जामिनेशन हॉल में। और उसके लिए ज़रूरी है कि जो पार्ट्स आपको आते हैं वो कीजिए, जो नहीं आते उन पर टाइम ज़ाया नहीं कीजिए। दिस इज़ द की। आपको पता लग गया मुझे परचेज कॉस्ट नहीं आती तो भाई इस पर टकरे ना मारो, 2 नंबर का मामला है ना, 2 नंबर के लिए 2 मिनट सोचो, समझ आ जाए ठीक है, नहीं तो मट्टी डालो आगे चलो। पेपर पूरा करना इज द की, परफेक्ट करना इज नॉट द की, ठीक है। जितना आता है वो करना इज द की, जितना नहीं आता उससे जान छुड़ा के टाइम ज़ाया किए बगैर निकल जाना, दिस इज द की टू पास द पेपर। न्यूमेरिकल पेपर में वो आपका कॉस्ट क्या है, वो आपका फाइनेंस एमएफए का फाइनेंस का पोर्शन है, वो आपका अकाउंटिंग का कोई पेपर है, वो टैक्स का कोई पेपर है। दिस इज द की के सवाल को पढ़िए, सोचिए उसके बारे में, और जिन ट्रीटमेंट्स पे आपको कमांड है वो परफॉर्म कीजिए, जिन ट्रीटमेंट्स पे यू आर नॉट क्लियर, आपको समझ नहीं आ रही, उनकी वैल्यूज अज्यूम करके सवाल को कंप्लीट कीजिए। दिस इज द की। अच्छा जी, ये तो बात होगी रिवीजन एंड प्रैक्टिस जो आपको अगले 2-3 हफ्तों में करनी है पेपर से पहले और फिर फाइनली एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी 3 घंटे 15 मिनट। इस पे मैं सिर्फ स्ट्रैटेजी पे बात करूंगा, अदर आई विल वॉक यू थ्रू द होल पेपर इंशाअल्लाह, वो अलग बात है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी ब्रीफली डिस्कशन करेंगे एग्जाम स्ट्रैटेजी के ऊपर कि भाई क्या डूज एंड डोंट्स हैं जिनका हमें ख्याल रखना है, और फिर मैं जैसा इनका वॉक थ्रू भी हम इसका देखेंगे इंशाअल्लाह। ज़्यादा डिटेल की मैं वॉक थ्रू में आपको एलैबोरेट कर दूंगा। फिलहाल जैसे क्विकली करते हुए सबसे पहले जैसे ऊपर के यहाँ पे ये चीज़ तो मैं भूल ही गया, बच्चों को पता नहीं होता भाई हमें फ्रेश माइंड चाहिए न्यूमेरिकल पेपर में, एनालिटिकल पेपर में अच्छा डिलीवर करने के लिए। सो कॉस्ट में यू नीड फ्रेश माइंड, यू नीड फुल नाइट स्लीप, पूरी रात की नींद लेके आपको जाना है, तभी आप यहाँ बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। एग्जामिनेशन टिप्स लास्ट 24 आवर में ऑनेस्टली स्पीकिंग इफ यू आस्क मी यू शुड नॉट बी लुकिंग एट द एनी पास्ट पेपर क्वेश्चन, यू शुड बी जस्ट गोइंग थ्रू द नोट्स। रिवीजन करनी है, प्रैक्टिस नहीं करनी आफ्टर 24 आवर में। एग्जामिनेशन हॉल में एंटर हुए फुल एनर्जी के साथ एंटर होते हैं, जिसमें आपका फ्रेश माइंड भी चाहिए, जिसमें आपका गुड ब्रेकफास्ट भी चाहिए। ग्लूकोज दिमाग को मिलेगी, दिमाग काम करेगा, भूखे पेट पेपर में कभी नहीं जाना चाहिए। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को बड़ी तसल्ली से पढ़ना होता है हमने। क्वेश्चन हमने सबसे पहले आसान से मुश्किल की तरफ जाना होता है, घर से नहीं सोच के जाते कि हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे या 2 सेक्शन ए करेंगे, सेक्शन बी करेंगे। बेसिक गाइडलाइन इज यू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द
shorter and easier question, and you should try to leave the lengthy and difficult question towards the end of the paper. अब इस स्ट्रेटजी से चलते हैं और ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि भाई हमने क्वेश्चन रीडिंग और प्लानिंग को ड्यू टाइम देना है, ड्यू टाइम वहाँ पे देना है, हमने जल्दी करनी है, लेकिन रीडिंग और प्लानिंग में जल्दी नहीं करनी, एग्जीक्यूशन में जल्दी करनी है। जहाँ फंसे वहाँ पे जल्दी से निकलना है अजम्पशन लेके। रीडिंग पूरी तसल्ली से करनी है, प्लानिंग पूरी तसल्ली से करनी है, ताकि हम जो जवाब लिखना शुरू करें वो सही लिखना शुरू करें। हाँ, जहाँ फंसेंगे वहाँ पे अजम्पशन लेके सवाल को हम वहाँ स्टेप बाईपास करेंगे, जंप करेंगे, अगले स्टेप पर जाएंगे और सवाल कंप्लीट करने की तरफ चलेंगे। तो की इज सवाल को कंक्लूड करके नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। अक्सर बच्चों की आदत होती है जी टाइम पूरा हो गया, जहां पे सवाल है वहीं पर छोड़ दो। हमने ऐसा नहीं करना, हमने पूरे टाइम में सवाल को एंड तक पहुंचाना है। अजम्पशंस लेके हमने सवाल को एंड तक ले जाना है। और जो चीज़ें नहीं आती इन पर टाइम वेस्ट नहीं करना होता एग्जाम में। इसकी प्रैक्टिस कीजिए घर पे भी। आप जब प्रैक्टिस करें क्वेश्चन तो इसी अंदाज में प्रैक्टिस कीजिए। जो चीज़ें नहीं आती उसमें अजम्पशन लेके आगे जाइए, इन पर टाइम वेस्ट ना कीजिए। और हाँ, ये भी एक बड़ी अहम बात है बेटा कि अगर कोई आपने वर्किंग कर ली, उसमें कोई गलती आपको नज़र आ गई है। अभी भी इस दफ़ा भी मुझे कई बच्चे मिले जिन्होंने कहा जी हमसे एक सवाल गलत हो गया, हमने काट दिया। अब बेटा सवाल गलत नहीं होता, मार्किंग स्कीम अगर आपको पता है ना तो नॉर्मली सवाल गलत नहीं होता। हो सकता है एक्सेप्टी सवाल भी गलत हो जाए, बट नॉर्मली सवाल नहीं गलत होता, कोई एक स्टेप गलत होता है, कोई वर्किंग गलत होती है। एक वर्किंग 2 नंबर की, 2.5 नंबर की। अब आपने 10 नंबर का सवाल किया, आपको पता लगा वो दूसरे नंबर पे जो मैंने स्टेप लिया था ना, स्टेप वर्किंग नंबर 2 थी, वो मेरी गलत हो गई है, जिसकी वजह से मेरा जवाब गलत आ रहा है। और भैया जवाब नहीं होता, स्टेप्स होते हैं, असूल होते हैं जो आपने हर डिफरेंट वर्किंग में दिखाए हुए हैं। तो एक वर्किंग गलत होने का मतलब 2 नंबर 2.5 नंबर कटे हैं। अब वो आपने पूरा सवाल काट दिया, मतलब आपने 10 नंबर काट दिए। कभी भी गलती आपको सवाल करते करते अगर तो पिछली लाइन में नजर आई ना कि भाई मैंने पिछले 15 सेकंड में जो लिखा उसमें गलती है तो ठीक कर लेना। लेकिन आपको जी मैंने आधा घंटे पहले जो लिखा था उसमें गलती होगी, मैं उसको ठीक करने जाऊं, नेवर। आपका टारगेट होना चाहिए गलती होगी, ठीक है मुझे पता है, लेट मी कंप्लीट द वर्क, क्योंकि वो गलती तो 2 नंबर की है, 1.5 नंबर की है, तो उसको ठीक करने की बात बाद में देखेंगे। फिलहाल पेपर कंप्लीट करें, पेपर कंप्लीट कर लो, उसके बाद टाइम बच जाए तो सिर्फ उस वैल्यू को जाके रिवाइज कर दो। भाई पूरा सवाल नेवर डू इट, पूरा सवाल कभी नहीं काटना, सिर्फ उस वैल्यू को काटो, उसको रिवाइज कर दो। एग्जामिनर को पता लग जाएगा भी आपसे गलती हुई थी जो आपने बाद में रेक्टिफाई कर दी है। उस वैल्यू को आगे कैरी करना जरूरी नहीं है। टाइम हो तो कर सकते हो, लेकिन जनरली टाइम होता नहीं एग्जाम में। आप पेपर पूरा कर लो, दिस इज द प्राइमरी टारगेट। परफेक्ट करना इज नॉट योर प्राइमरी टारगेट, ठीक है जी। तो इंशाअल्लाह पहला सेशन जनाब हमारा कैफरी का यहीं भी, बाकी इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपसे मिलेंगे। जैसे मैंने कहा कि मेरा नेक्स्ट टारगेट है आपको वॉक थ्रू करना रीसेंट अटेम्प्ट जो ऑटम 22 का था पेपर, उसको वॉक थ्रू करना एज इफ वी आर सिटिंग इन एग्जामिनेशन हॉल, हाउ आई शुड बी reading, how I should be planning 15 minutes and how I should be utilizing my remaining 3 hours, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।